हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा। तो आज हम उसी प्रोसेस को एक्सटेंड करके समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि हमारी एनसीईआरटी हमें क्या समझाती है, देन हम इसे स्टार्ट करेंगे। वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हम पढ़ चुके हैं ना लास्ट सेक्शन में न्यूट्रिशन के बारे में कुछ हद तक। तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेस। हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था कि जो भी हम फूड लेते हैं वो फूड ही क्या करता है, सारे प्रोसेस को सेल में स्टार्ट करता है। वो एनर्जी देना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। न्यूट्रिशन लेने के बाद जब हम न्यूट्रिशन देंगे हमारे सेल को, हमारे सेल में प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दीज डिफरेंट वे। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग में ये थोड़ा सा अलग तरीके से होता होगा, काउज में अलग होता होगा, गोट में थोड़ा डिफरेंट होता होगा, और फिशेस में अलग होता होगा, है ना, क्रोकोडाइल में डिफरेंट तरीके से होता होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट वे से होता है। सम यूज्ड ऑक्सीजन इन ब्रेक डाउन ग्लूकोज, है ना, कंप्लीटली। सम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। अब देखो ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि सम यूज्ड अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। ये बात कर रहे हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, है ना। In all cases, the first step in breakdown of glucose, a 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called pyruvate। अब ये सारे केस में जो पायरुवेट वाला प्रोसेस है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना 3 मॉलिक्यूल में, पायरुवेट में, ये तो सेम होता है सब में, है ना। ग्लूकोज को पायरुवेट में सब सारे ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं। बट जब पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो क्या बनेगा, तो वहाँ बनेगा एटीपी, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, प्लस वाटर, इनका फॉर्मेशन होगा। और एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन होगा या एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनकर हमें मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या बता रहा है एनसीईआरटी हमें कि दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ये सारे प्रोसेस जो पायरुवेट तक के हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। अब ये प्रोसेस तो ईस्ट में हो सकता है, फर्मेंटेशन के समय लेक ऑफ ऑक्सीजन है क्योंकि वहां पर, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। अब देखो यही चीज ये बता रहा है कि ये इसी वजह से हो रहा है प्रोसेस। हाँ, प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, ये एब्सेंस ऑफ एयर में हो रहा है। इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में एरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कब करेगा, जब ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होगा। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ऑक्सीजन की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एंड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का भी फॉर्मेशन हो जाता है एट द टाइम। Process break up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. The other product is water. Since this process take place in presence of air, यही सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं. It is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. अगर aerobic process में बन रहा है जो ATP, वो greater होगा किसके कंपेरिजन में, एनारोबिक के। एनारोबिक में ATP का फॉर्मेशन कम हो रहा होगा, एरोबिक में बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, है ना। Sometime when there is lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. अब कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब वहाँ पर जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके बहुत ज़्यादा अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं करता है, वहाँ एक डिफरेंट प्रोसेस चलने लगता है। Here the pyruvate is converted into lactic acid। अब यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, which is also a 3 carbon molecule. The building up of lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramp। अब कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। अब रनिंग करते समय क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है इन मसल्स। देन एट दैट पॉइंट जो हमारे अंदर पायरुवेट है वो कन्वर्ट होने लगता है लैक्टिक एसिड में, और
लैक्टिक एसिड की वजह से जो एक्युमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, वो आगे चलकर हमें क्रैम्प्स करवा देते हैं, हमें क्रैम्प्स फील होने लगता है, जोड़ों में दर्द, जहाँ भी हमने लैक्टिक एसिड को एक्युमुलेट कर लिया है वहाँ हमारे क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसे समझते हैं। ये है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। ठीक है, ये क्या बताता है, यहाँ देखो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हमारे पास आया, कहाँ से आया, फूड से। हमने फूड लिया, फूड से हमने कार्बोहाइड्रेट वो किया, डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज से हमने क्या किया, ग्लूकोज ने साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, 6 मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हुई, बट अब ये पायरुवेट कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। बट अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो इन मसल सेल जैसे कि हमने ऊपर देखा वहाँ वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन है जैसे कि ईस्ट में, तो वहाँ ये इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ऊपर जो पढ़ा और यहाँ ये फिगर में देखकर आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesis a molecule called ATP। जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है सेलुलर रेस्पिरेशन से, वो इमीडिएटली सिंथेसिस हो जा रही है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी होती है ना हमारी एनर्जी करेंसी, तो वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में क्या कर ली जा रही है, सिंथेसिस कर ली जा रही है ना, इमीडिएटली, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी ऑफ इन द सेल। जितनी भी सेल की एक्टिविटी हो रही है उनमें बाद में यूज़ कर ली जाएगी। In this process, ATP is breakdown, give rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell। अब क्या होता है कि जो ये ATP है, ये कैसे हम एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं कि ये ब्रेक डाउन करके राइज कर देती है अमाउंट ऑफ एनर्जी को। ये जैसे ही टूटती है बहुत सारी एनर्जी निकलती है, जैसे बॉम्ब को देखिए ना, बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या होता है, एनर्जी बहुत सारी रिलीज करता है। तो वैसे ATP हमारे बॉडी का छोटा मोटा सा प्यारा सा एक पॉप समझ लो, उसे जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है यूज़ करते हैं, और यूज़ होने के बाद ये एक अच्छी खासी एनर्जी अमाउंट में जनरेट करती है। और ये एनर्जी जनरेट करती है, इस वजह से हम इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। सेलुलर लेवल पे जो भी ATP एनर्जी ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करती है, इसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको देखो बता रखा है कि ATP इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेस। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन ATP मॉलिक्यूल फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ATP का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ATP का फॉर्मेशन हुआ है ADP प्लस फॉस्फेट, ये मिलकर फॉर्मेशन किए हैं ATP का, है ना। और जब हम इसे एनर्जी के फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे तो ये फर्दर ADP और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस ATP टू ड्राइव द रिएक्शन। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंक्ड इन ATP इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। एनर्जी का अमाउंट बताया कि कितना ATP को ब्रेक डाउन करने पर एनर्जी रिलीज होती है। थिंकिंग ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेस, इट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें बता रहा है कि हम जैसे कि सोच सकते हैं, जैसे सेल क्या करता है, एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करता है सारी चीज़ों में, इसी तरह से ये जो केमिकल एनर्जी होती है वो केमिकल के फॉर्म में होती है, लाइट एनर्जी के फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये सारी चीज़ें एक एनर्जी सोर्स है। सेम इनकी तरह ATP भी जो होता है एक एनर्जी सोर्स है जो एनर्जी को रखता है अपने अंदर और रिलीज करता है। सिमिलरली ATP कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पल्स एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। इन सारी चीज़ों में क्या होता है, ये ATP यूज़ होता है हमारी बॉडी के अंदर। हम इन सारी चीज़ और अदर एनर्जी सोर्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इन सारे एनर्जी सोर्स को ही यूज़ करते हैं एज अ ATP। सिंस द एरोबिक रिस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इन सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिससे हम एनर्जी बनाएंगे तो हमें ये इंटेक करने की सफिशिएंट ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं, हम ऑक्सीजन पर डिपेंड रहते हैं। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्ट्रोमेटा एंड अ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर contact with air, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर, है ना। ये सारी चीज़ें बता रखा है कि जो प्लांट होते हैं वो किसके थ्रू रिस्पिरेशन करते हैं, स्ट्रोमेटा के, तो गैस का एक्सचेंज करते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस में अपने फूड के फॉर्मेशन के लिए कुछ प्रोसेस कंप्लीट करके रखते हैं, जो सेल्स के आपस में कांटेक्ट में रहने की वजह से एयर के और सेल्स के बीच में एयर के साथ कांटेक्ट होने के बीच में जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसमें उसके थ्रू वो गैस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इनका
इनका एक्सचेंज करके ये डिफ्यूज़न भी कर रहे होते हैं, है ना। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस कहाँ ज़्यादातर होता है, उनके रूट पार्ट में ज़्यादा होता है। सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू एयर, है ना। सेल से क्या होता है कि वो एयर में जाते हैं बाहर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन में एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और प्लांट की रिक्वायरमेंट में। जैसे कि जो डेजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनमें इन चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। जब रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब ये एलिमिनेशन एक्सचेंज एक्टिविटी हो रहा होता है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन इज यूज्ड। हाँ, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जनरेट करता है दिन के समय, और जो कि वो खुद फोटोसिंथेसिस में उसे यूज़ भी कर लेता है। हैंस देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। इस वजह से अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी कर रहा है प्लांट, तो उसको साथ के साथ में फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर ले रहा है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा में या फिर एनवायरमेंट में नहीं रिलीज करता है, वो खुद यूज़ कर ले रहा होता है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। और जिस समय वो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है उस समय वो अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन सिर्फ रिलीज कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद यूज़ कर ले रहा था फूड मेकिंग के लिए। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरमेंट। अब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि उनके पास अलग अलग ऑर्गन होते हैं एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को अपटेक करने के लिए, एंड फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, मतलब कि ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनके पास। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। अब टेरेस्ट्रियल तो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेंगे, है ना, बट एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। बट जो फिशेज होती हैं वो कहाँ से लेंगी, फिशेज ऑक्सीजन को कहाँ से टेक करती हैं, वो फिशेस ऑक्सीजन को गिल्स के थ्रू इनटेक करती है ना। यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होता है, गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन इनटेक कर रही होती है। हम टेरेस्ट्रियल है तो हम तो एनवायरमेंट से ले लेते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। लेकिन जो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल होता है वो इतना सफिशियंट नहीं होता है, वो कम होता है जितना कि बाहर एयर में प्रेजेंट होने की वजह से अच्छा खासा अमाउंट में ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर रहता है। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्रीद कर रहे होते हैं, उनके रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत हाई होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल का मॉडरेट होता है, ठीक ठीक सा होता है। फिश स्टेक in water through their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood। अब क्या करते हैं वो कि माउथ पार्ट से तो वाटर को अंदर ले लेते हैं, फिर वो अपने गिल्स के थ्रू उसे वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को सक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसे ब्लड में भेज देते हैं। और गिल्स में एक फ्लैप लगा होता है, यहाँ फ्लैप लगा होता है इस पार्ट में, वहाँ से वो क्या करते हैं वाटर को बाहर निकाल के उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रिस्पिरेशन, है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। अब क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में होता है, मतलब सेम नोज सबके पास नहीं प्रेजेंट होता है ना, अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। जैसे फ्रॉग में डिफरेंट तरह का होता है ना, वो स्किन से, बॉडी से और गिल से दोनों से रिस्पिरेशन कर लेता है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। बहुत सारे क्या करते हैं कि अपने सरफेस एरिया से रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं जो एटमॉस्फेयर के टच में होता है ना, डिफ्यूजन प्रोसेस से। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट। अब ये जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कैसा होता है, ये सरफेस एरिया बहुत फाइन और बहुत डेलिकेटेड एरिया से हो रहा होता है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन बॉडी। ये क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है, कुछ सरफेस पे उनके अलग से कवरेज होती है उसके थ्रू, और ये बॉडी के अंदर प्लेस्ड किया हुआ होता है। सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया। अब ना यहाँ पर कुछ पैसेज सा होता है जिससे वो रिस्पिरेशन कर सकते हैं। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया वेयर ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। अब उनके पास जो पर्टिकुलर एक स्पेस होता है, पर्टिकुलर उनके पास जो पार्ट होता है जिससे वो सरफेस एयर को इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं, वो प्रोटेक्टेड होता है। और उसका मैकेनिज्म भी जो होता है एयर को एब्जॉर्ब करने का एटमॉस्फेयर से, वो भी बहुत डिफरेंट होता है। In human being, air is taken into the body through the nostril. The air passing through the nostril is filtered by fine air and line the
पैसेज। ये तो आपको पता ही है कि हम नाक से हवा लेते हैं और हमारे नाक में प्रेजेंट नोज़ के अंदर जो हेयर्स होते हैं वो फिल्टर्स का काम कर रहे होते हैं, और उस फिल्टर के साथ में पास होने के बाद एयर हमारे अंदर जाती है जो कि प्योर रहती है। द पैसेज इज ऑल्सो लाइन विथ म्यूकस, और जो अंदर हम ओइसोफेगस के पास जो हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, ट्रैकिया के पास, वो वाला पैसेज जो है हमारा वो म्यूकस वाला होता है, बिल्कुल चिपचिपा सा होता है। तो वहाँ से जब एयर नीचे जाती है तो उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, जो भी कंटामिनेशन रह जाता है, जो भी अनफिल्टर्ड पार्ट रहते हैं, वो वहाँ और अच्छे से फिल्टर हो जाते हैं। विच हेल्प इन दिस प्रोसेस फ्रॉम हेयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू लंग्स, है ना, थ्रोट से होता हुआ लंग्स में पहुंचता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है वो हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है। दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, ये इंश्योर करता है कि जो हमारा फूड पैसेज और जो एयर पैसेज है वो कोलैप्स ना करे, आपस में मिल ना जाए, उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो ये पूरा प्रोसेस होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर हम लेते हैं और फिर वो माउथ वाले पार्ट से तो हम फूड ले रहे होते, फिर वो एयर कहाँ जाता है, हमारा माउथ वाला पार्ट और नॉस्ट्रिल वाला पार्ट एक जगह पर आकर बिल्कुल सेम हो जाता है। जैसे कि ये वाला पार्ट, ये सेम पैसेज है जहाँ से ये एयर अंदर जाएगी, ये सेम पैसेज को हम फेरिंग्स बोलेंगे। अब फेरिंग्स के बाद उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स होता है इसके नीचे वाला पार्ट, है ना। लैरिंग्स एक मतलब इस शेप का होता है, ऐसे कुछ होता है लैरिंग्स वाला पार्ट, है ना। फिर उसके नीचे होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है, यहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पर आप ब्रोंकाई देख सकते हो, ये दो मोटी मोटी ब्रांचेस, ये ब्रोंकाई होती है। ब्रोंकाई से जो थोड़ी सी पतली निकली है वो ब्रोंक्यूल है, और ब्रोंक्यूल क्या करते हैं, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, ये ब्रोंकाई रहेगा, ये ब्रोंक्यूल्स हो जाएंगे पतले पतले से, है ना, इस टाइप के ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इनके यहाँ पर इस वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होगा, एल्वोलाई, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ये एल्वोलाई जो होता है ये सेफ पार्ट होता है कहाँ का, रिब्स के अंदर। इसके नीचे यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट रहता है। जब इनहेल करते हैं हम सांस को तो डायफ्राम नीचे जाता है, जब ऊपर आता है, और जब एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है ना, और उसके बाद ये रिलैक्स हो जाता है। अब देखते हैं एल्वोलाई का प्रोसेस। एल्वोलाई के ऊपर जो ये आपको एल्वोलर सेक दिख रही है, ये इनके ऊपर क्या होगा, इन पे एक कैपिलरीज की वेव होगी, कैपिलरीज की वेव होगी, चाल होगी। अब इनके थ्रू क्या हो रहा होता है, यहाँ एयर एक्सचेंज हो रहा होता है। सिंगल सेल इपिथेलियम, स्क्वैमस इपिथेलियम की लेयर होती है जिसके थ्रू डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो जाता है। ये स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इपिथेलियम अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो स्क्वैमस इपिथेलियम के बारे में सुना होगा। तो यहाँ से इस पार्ट में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। जब एयर इसमें से निकल जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, जब एयर इसमें भर जाती है तो ये क्या करता है, एक्सपैंड कर जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इसमें कंटिन्यूअस चलता रहता है, और इस तरह से हम रिस्पिरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसी चीज़ को उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। विद इन द लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। अब मैंने जैसे बताया था कि वो जो एयर पाइप है वो आगे स्मॉलर स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज़ फाइनली टर्मिनेट इन बलून लाइक स्ट्रक्चर, जो आगे जाकर बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हमने एल्वोलाई देखा था, विच आर कॉल्ड एल्वोलाई। द एल्वोलाई प्रोवाइड द सर्फेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस। द वॉल ऑफ एल्वोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स कैपिलरीज की वेब होती है ना, उनको इन्होंने बताया हुआ है कि वो एल्वोलाई कंटेन करते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क of blood vessels, as we have seen in earlier year when we breathe in we fit our rib and flattened our diaphragm। diaphragm के बारे में बताया कि कैसे इनहेल एक्सहेल करने पे diaphragm हमारा अप एंड डाउन होता है, and the chest cavity become larger as a result because of this air is stuck into the lungs and failed the expanded alveoli। the blood bring carbon dioxide from the rest of the body for releasing into the alveoli। अब ब्लड क्या करते हैं, ब्लड जो वेंस के थ्रू आती है ब्लड वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और कैपिलरी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ब्लड होती है, हाँ, उसे क्या करती है, ब्लड में रिलीज कर देती है गैस को, है ना, और कंटामिनेटेड ब्लड को, और प्योर ब्लड को क्या करती है, प्योर ब्लड क्या करती है, उससे ऑक्सीजन को ले लेती है। यही एक्सचेंज हो रहा होता है। जो ये वाला पार्ट होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर एल्वोलाई वाला, यहीं पर कैपिलरीज ऊपर ऊपर नेटवर्किंग की रहती है। ये क्या करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रहता है, कैरी की रहती है ब्लड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इसके अंदर रिलीज कर देगी, और जो प्योर ब्लड है आर्टरीज से आ रही हैं वो O2 को ले लेंगी, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कैपिलरी एल्वोलाई के ऊपर ही एक्सचेंज हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ एपिथेलियम लेयर टिश्यू। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल्स
सेम बताया कि ऑक्सीजन एल्वोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एल्वोलर ब्लड वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। जो एल्वोलर वेसल्स क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है और पूरे ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, सेल्स को देने का काम करती है पूरी बॉडी में। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन द लेट आउट द लंग्स अवे कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने में सफिशिएंट टाइम मिल जाता है जब हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनहेल और एक्सहेल करने के बीच में हमें टाइम मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेजेंट अलोंग कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। अगर बड़ा शरीर हो तो डिफ्यूजन के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता है। इंस्टेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इनटू टिश्यू विच आर डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। जो क्या हो जाता है कि अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू किया जाता है तो वहाँ पर अगर किया जाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है लार्ज एनिमल में विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन बिफोर रिलीजिंग इट। और जो ऑक्सीजन होता है वो डेफिशिएंट होता है उसको रिलीज़ करने से पहले, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाले उससे पहले उनके अंदर बहुत अच्छे से ऑक्सीजन रह जाता है। क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं फिर ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन की। इन ह्यूमन बींग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड को लेकर जा रहा होता है ब्लड, वो उसके वो कौन सी चीज़ रहती है, हीमोग्लोबिन रहता है। ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीम आयरन होता है, और ये आयरन ग्लोबिन और प्रोटीन मिलकर ऑक्सीजन को कैरी कर रहे होते हैं। विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पल्स। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर soluble in water than oxygen is and hence is mostly transported in the dissolved form in our body। अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड में डिसॉल्व होता है तो आसानी से फ्लो कर लेता है ब्लड के साथ में, बट ऑक्सीजन बहुत अच्छे से ब्लड में डिसॉल्व नहीं होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये ब्लड का बहुत फेवरेट रहता है। और इसके बाद आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे फेवरेट क्या होता है ब्लड का, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, देन लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड। ये सीक्वेंस में जो ब्लड है वो गैस को लाइक करता है। तो फर्स्ट उसका पसंद जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, देन उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन होता है, देन लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।